Good morning all of you. Welcome to class BA फर्स्ट ईयर गर्ल्स हम लोग आज क्लास में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टर्की का आधुनिकीकरण या टर्की, इसको तुर्की भी कहा जाता है। तुर्की का आधुनिकीकरण या टर्की का आधुनिकीकरण एक ही बात है, ठीक है। तो देखिए ये जो टर्की का या तुर्की का जो आधुनिकीकरण हुआ था इसमें मुस्तफा कमाल पाशा का विशेष योगदान रहा था, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन मुस्तफा कमाल पाशा पे आ जाए या टर्की के आधुनिकीकरण पर आ जाइए तो एक ही बात है, ठीक है। तो टर्की के आधुनिकीकरण में मुस्तफा कमाल पाशा का योगदान, ठीक है। तो देखिए जो मुस्तफा कमाल पाशा है उसके बारे में इतिहासकारों ने क्या कहा है कि कमाल पाशा नवीन तुर्की का निर्माता था, इसीलिए तुर्की ने उसे आतातुर्क की उपाधि से विभूषित किया है। इसी को ही आतातुर्क कहा जाता है और इसी को ही मुस्तफा कमाल पाशा कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं तुर्की की थोड़ी सी, तुर्की या टर्की की। देखिए पश्चिम एशिया के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो उसमें तुर्की का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए तुर्की कहाँ है? तुर्की एशिया व यूरोप का क्या है? मिलन बिंदु है। दोनों का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है? तुर्की है। एशिया और यूरोप का तुर्की क्या है? मिलन बिंदु है, ठीक है। तो अगर हम 19वीं शताब्दी की बात करते हैं तो 19वीं शताब्दी में क्या होने लग गया था? तुर्की के शासन का पतन होने लग गया था, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी में तुर्की का क्या होने लग गया था? पतन होने लग गया था। तुर्की के शासन का पतन होने लग गया था। इसीलिए हमने जब प्रारंभ में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था? तुर्की या ओटोमन साम्राज्य, मैंने पढ़ाया था ना ओटोमन साम्राज्य, इसको क्या कहा गया था? यूरोप का मरीज, यूरोप का बीमार आदमी कहा गया था। मैंने जब लोगों को आपको बाल्कन प्रदेशों के बारे में पढ़ाया था, पूर्वी समस्या पढ़ाई थी, तब मैंने आपको तुर्की के बारे में बताया था, ठीक है। तो इसको यूरोप का मरीज कहा जाता था, लेकिन इसका अस्तित्व आज भी क्या है? बना हुआ है, ठीक है। तो जो तुर्की के सुल्तान थे वो क्या थे? निरंकुश शासक थे। तुर्की की जो जनता है वो अपने इन सुल्तानों की निरंकुशता से के क्या थी? खिलाफ थी, विरुद्ध थी। अगर हम तुर्की के सबसे निरंकुश सुल्तान की बात करते हैं तो अब्दुल हमीद द्वितीय निरंकुश सुल्तान था, ठीक है। और जनता क्या है, इनके ये जो निरंकुश शासन था इससे काफी प्रताड़ित हो रही थी और जनता ने क्या करना शुरू कर दिया था? इनके निरंकुश शासन के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जनता ने क्या कर दिया? निरंकुश शासन के विरुद्ध आंदोलन चलाया, ठीक है। और ये जो जनता के द्वारा ये जो आंदोलन चलाया गया शासकों की निरंकुशता के विरोध में, जो युवा तुर्क आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो आंदोलन चलाया वो युवा तुर्क आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो 1908 में तुर्की में ये जो क्रांति हो गई, आंदोलन हो गया और ये युवा तुर्क लोग थे, युवा जवान जो तुर्क लोग थे, उनके हाथों में प्रशासन आ गया। अब जो सुल्तान था वो नाम मात्र का सुल्तान बनकर रह गया, ठीक है। तो ये जो युवा तुर्क जो आंदोलन हुआ था इसका जो नेतृत्व करता था वो कौन था? मुस्तफा कमाल पाशा ही था। मुस्तफा कमाल पाशा के सहयोग से ही टर्की में या तुर्की में निरंकुश शासन का अंत हुआ था। तो अब हम सबसे पहले मुस्तफा कमाल पाशा के प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये जो टर्की के मुस्तफा कमाल पाशा थे, इनका जन्म 1881 में सलोनिका में इनका जन्म हुआ था। एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अभी क्या थे? 7 वर्ष के थे। इनके पिता का देहांत हो गया और इनका जो पालन पोषण है वो इनकी माता जुबेद ने इनका पालन पोषण किया, ठीक है। और क्या हो गया? ये सैनिक महाविद्यालय में ये सैनिक शिक्षा का अध्ययन कर रहे थे और सैनिक महाविद्यालय के
प्राध्यापक ने इनकी जो योग्यता थी, इनकी योग्यता से प्रभावित होकर, है ना, इनके नाम के आगे कमाल शब्द जोड़ दिया। जैसे कहते हैं ना, अरे वाह तूने तो कमाल ही कर दिया। इन्होंने कुछ ऐसा योग्य कार्य किया कि प्राध्यापक जो था, टीचर जो था, वो प्रसन्न हो गया। उसने इसके नाम के आगे क्या जोड़ दिया? कमाल जोड़ दिया। ठीक है, तो मुस्तफा कमाल इनका नाम हो गया, इनके नाम के साथ कमाल शब्द जोड़ दिया। अब क्या हो गया कि ये जो था मुस्तफा कमाल पाशा, ये अब्दुल हमीद जो सुल्तान था, निरंकुश सुल्तान तुर्की का, ये इसका सबसे ज्यादा विरोधी था। ठीक है, मुस्तफा कमाल पाशा। ठीक है, अब क्या हो गया, 1915 में गोलीपोली का युद्ध हुआ था, मित्र राष्ट्रों की सेना के साथ तुर्कों का युद्ध हुआ था। इसमें क्या हो गया, मित्र राष्ट्रों की सेना को हरा दिया गया। ठीक है, तो ये जो मित्र राष्ट्रों की सेना को हराया था, इसमें मुस्तफा कमाल पाशा का विशेष योगदान था। ठीक है, अतः मुस्तफा कमाल पाशा पर खुश होकर मुस्तफा कमाल पाशा को गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। और एक तो इसको क्या दे दिया गया, जब इसने मित्र राष्ट्रों की सेना को हराया, जनरल का पद और इसको पाशा की उपाधि दे दी। और इसका नाम क्या पड़ गया, मुस्तफा तो था ही, कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा इसका नाम पड़ गया। ठीक है, अब इसका संपूर्ण टर्की में इसका नाम हो गया, मित्र राष्ट्रों की सेना को क्योंकि हराया था। ठीक है, और जनरल का पद मिल गया था, सेना का मेन अधिकारी बन गया था अब ये। ठीक है, तो अब देखिए मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में राष्ट्रवादी आंदोलन, राष्ट्रवादी जो देश से प्रेम करते हैं, राष्ट्रवादी, ठीक है, राष्ट्रवादियों का जो आंदोलन, राष्ट्रवादियों ने जो आंदोलन किया, उसका जो नेतृत्व करता था वो कौन था, मुस्तफा कमाल पाशा। तो मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ था, राष्ट्रवादियों का जो संघर्ष हुआ था, उसको देखते हैं। तो देखिए अप्रैल की बात है, अप्रैल 1919 में कमाल पाशा को जनरल का पद मिल चुका था। ठीक है, इस समय जो तुर्की की स्थिति है वो काफी शोचनीय थी। ठीक है, तो मुस्तफा कमाल पाशा ने क्या किया, राष्ट्रवादियों को जो देश से प्रेम करते थे, उनको क्या किया, संगठित किया और राष्ट्र की, उनको क्या कहा कि हमें राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखना है, ये जो निरंकुश शासक फायदा उठा रहे इसको रोकना है। ठीक है, तो तुर्की की सरकार को इस बात का पता चल गया, तुर्की के निरंकुश राजाओं को, तो उन्होंने क्या किया, तुर्की की सरकार ने 1919 में मुस्तफा कमाल पाशा को वहां से निकाल दिया। ठीक है, अब इससे जनरल का पद भी क्या हो गया, छीन लिया। ठीक है, अब सेना से मुक्त हो गया। जनरल सेना का अधिकारी था ना। अब क्या हो गया, सेना के पद से मुक्त हो जाने के बाद इसने क्या किया, ये तुर्की के जो राष्ट्रवादी थे उनका नेता बन गया। अब जब ये तुर्की के राष्ट्रवादियों का नेता बन गया और इसने क्या किया, जुलाई के अंत में इन राष्ट्रवादियों का एक सम्मेलन हुआ, है ना, और ये सम्मेलन का ये अध्यक्ष था। तो इसने सम्मेलन में कई बातें कही। इसने क्या कहा कि वर्तमान सरकार देश की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करने में असमर्थ रही है और अगर आगे भी असमर्थ रही तो हम तुर्की में एक नई सरकार की स्थापना करेंगे। ठीक है, और दूसरा इसने क्या कहा राष्ट्रीय सभा में कि ये जो राष्ट्रवादियों की सभा हो रही थी, इसी में इसने क्या कहा कि राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन जल्दी से जल्दी आमंत्रित करने के लिए सरकार पर दबाव डालने की बात कही गई। ठीक है, अब क्या हो रहा है, चुनाव हो रहे हैं और चुनावों में क्या होता है देखते हैं। अब देखिए चुनाव हुए दिसंबर 1919 में कमाल पाशा ने अंकारा जगह है नहीं टर्की में, अंकारा को अपने आंदोलन का केंद्र बनाया, हेड ऑफिस बनाया। ठीक है, और संसदीय निर्वाचन प्रणाली के हिसाब से जब चुनाव हुए, निर्वाचन में कमाल पाशा भी खड़ा हुआ। ठीक है, और कमाल पाशा की जो राष्ट्रवादी जो पार्टी थी, राष्ट्रवादियों की जो पार्टी थी, इसको क्या मिल गया, बहुमत मिल गया। ठीक है, तो चुनाव में राष्ट्रवादी जो कमाल पाशा की जो पार्टी थी, इसको बहुमत प्राप्त हो गया। कब, दिसंबर 1919 में। ठीक है, और 16 जनवरी 1920 को प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन हुआ और इसकी जो बातें थी वो क्या थी, ये थी कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का
आश्वासन दिया जाए। ये अल्पसंख्यकों की वजह से तो ये जो ओटोमन साम्राज्य में सारी समस्याएं पैदा हो रही थी, क्योंकि यूरोपियन लोग रहते थे, उनका ईसाई धर्म था और इनका मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म था, और जो राजा था वो अपनी गैर इस्लामिक प्रजा थी उस पर अत्याचार करता था। ठीक है, और दूसरा क्या कहा, इसीलिए तो कहा गया था कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया जाए। और दूसरा क्या कहा इसने, कमाल पाशा ने अब किसी सभा में, कि टर्की की स्वतंत्रता सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसने अपनी ये जो चुनाव जीतने के बाद पार्टी को बहुमत मिला और इसने ये बातें कही प्रतिनिधि सभा में। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ वो हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।